हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले सेशन में हम एसी मशीन पढ़ा रहे थे, यहाँ पर हम टॉप 50 बुलेट पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर को लेकर आए हैं, जिससे कि 50 से 60 पॉइंट जो कि है उससे आप पूरे ट्रांसफार्मर के जो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं सारे एग्जाम में, लाइक यूपीपीसीएल, जेई, आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई और अदर स्टेट जेई एग्जाम में जो भी बुलेट पॉइंट से जो क्वेश्चन आते हैं, जो मेन पॉइंट होता है जिससे कि क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से एराइज होते हैं, वो सारे पॉइंट को हम एक जगह 50 पॉइंट में पूरा ट्रांसफार्मर को ख़त्म करने जा रहे हैं इस सेशन में। इसको आप शॉर्ट रिवीजन ऑफ ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं और डायरेक्ट हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसफार्मर जो जनरली पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ट्रांसफार्मर। सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम देखेंगे ट्रांसफार्मर। तो सबसे बेसिक और सबसे पहला पॉइंट ट्रांसफार्मर के यही आता है कि यह एक स्टैटिक डिवाइस है। तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि ट्रांसफार्मर किस तरह का डिवाइस है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, साथ ही साथ इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी और पावर जो होता है डज नॉट चेंज, यह चेंज नहीं करता, ये फिक्स होता है, डज नॉट चेंज। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर से यही आ जाता है कि वह कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका कि फ्रीक्वेंसी और पावर कभी बदलता नहीं है, तो वह जो है वो ट्रांसफार्मर है। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर में जनरली जो पूछा जाता है, इसमें मेनली दो प्रिंसिपल वर्क करते हैं। एक होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा होता है लेंज लॉ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे हमको जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो भी ईएमएफ प्राइमरी और सेकेंडरी में इंड्यूस होता है, उसके मैग्नीट्यूड का पता करते हैं। तो इससे हमको क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये सब जो पॉइंट है बहुत ही बुलेट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कि डायरेक्टली 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 लाइनर जो है वो 1 लाइन का क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है 1 मार्क्स का किसी भी एग्जाम में। दूसरा हमारे था लेंज लॉ। तो लेंज लॉ जो था वो क्या था, तो लेंज लॉ के थ्रू हम जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उस ईएमएफ के डायरेक्शन को पता करते हैं। तो इससे लेंज लॉ का हमको क्या काम होता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अब हमारा आ जाता है कि इतना पॉइंट होने के बाद अब हम देख लिए कि कैसा डिवाइस है, इसमें कौन कौन सा लॉ लगता है, इसमें कौन कौन सा बेसिक लॉ है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ईएमएफ, जो इंड्यूस ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू, ये जो आता है इसका फार्मूला होता है √2 पाई फाई एम एन एफ। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2 × पाई को जब मल्टीप्लाई आप करिएगा तो यही वैल्यू जो आ जाता है 4.44 फाई एम एन एफ हो जाता है। तो यह जो हो गया वो ईएमएफ का वैल्यू हो गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कुछ नहीं है, यह एक एजम्पशन है, लेकिन बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में इसको जो है वो इस तरीके से दिया है कि E2/E1 इक्वल्स टू N2/N1 इक्वल्स टू I1/I2। तो यह जो है यह बहुत सारे बुक में दिया गया है, स्टैंडर्ड बुक में। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऐसे पूछा भी है, तो आपको टिक जो करना है वो यही करना है, आपका आंसर जो है एक्यूरेट आंसर वो यही है।
लेकिन जब हम एजम्पशन है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि E1 अपॉन में E2 इक्वल्स टू N1 अपॉन में N2 इक्वल्स टू I2 अपॉन में I1। तो यह भी सही है, तो यह भी आपका जो है वह सही है। लेकिन अगर यह जो है इसको हम अपना यह एजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन यह जो है वो बुक में दिया गया है तो इसको हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो अब देखिए इसी में हम आगे देखते हैं। तो इसमें आगे अब हम चलते हैं लॉस के तरफ। तो पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि क्वेश्चन अधिकतर बार आपको मिलता ही है। नो लोड का जो वैल्यू होता है, नो लोड करेंट का जो वैल्यू होता है वह फुल लोड करेंट का, नो लोड करेंट का जो वैल्यू होता है वो फुल लोड करेंट का 2 से 5%, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करेंट होता है। मतलब जितना कि फुल लोड करेंट का वैल्यू होता है उसका 2 से 5% ही नो लोड करेंट का वैल्यू होता है। तो यह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में ट्रांसफार्मर का कोर का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर का हम कोर बनाते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो इसका प्रॉपर्टी यह होना चाहिए कि इसका रिलक्टेंस जो है, रिलक्टेंस जो है वह जो है बहुत ही लो होना चाहिए, रिलक्टेंस लो होना चाहिए। और इसका परमिएबिलिटी जो है, परमेबिलिटी जो है वह हाई होना चाहिए। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें उसका रिलक्टेंस कैसा होना चाहिए। तो उसका रिलक्टेंस जो है वो लो होना चाहिए और परमेबिलिटी जो है वो हाई होना चाहिए। रिलक्टेंस को आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है वह इलेक्ट्रिक करंट के अपोज करता है, उसी तरह रिलक्टेंस जो है वो मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स इंड्यूस होता है उस फ्लक्स को वह जो है अपोज करता है। तो फ्लक्स बनने में उसका बाधा, फ्लक्स को मूव करने में कोर में वो बाधा पहुंचाता है। तो यह हो गया रिलक्टेंस। तो कोर का रिलक्टेंस कम होना चाहिए और परमेबिलिटी हाई होना चाहिए। अब इसी के लिए ये रिलक्टेंस कम हो, परमेबिलिटी हाई हो, इसके लिए जो हम कोर है उसको हम बनाते हैं CRGO एक स्टील है, इसके थ्रू हम बनाते हैं। इसमें हम 4%, यह देखिए यह जो है इंपॉर्टेंट है, 4% सिलिकॉन मिला देते हैं। इसमें जो है वो 4% सिलिकॉन मिला हुआ होता है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है इसमें जो हम लेमिनेशन करते हैं, इसके कोर में जो लेमिनेशन करते हैं वो लेमिनेशन क्यों करते हैं। तो लेमिनेशन करने का मेन उद्देश्य हमारा होता है ईडी करंट को कम करना या ईडी करंट को रिड्यूस, ईडी करंट को कम करने के लिए हम यहाँ पर इसमें लेमिनेशन करते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट और होता है कि लो वोल्टेज साइड जो होता है, जो भी ट्रांसफार्मर में जब हम बाइंडिंग करते हैं तो लो वोल्टेज साइड या हाई करंट, लो वोल्टेज जिसमें भी लो वोल्टेज है उसमें हाई करंट ही होगा। तो लो वोल्टेज और हाई करंट साइड, जो हाई करंट का जो वायर होता है उसको हम जो है वो कोर के नियरर, जो कोर के एकदम नज़दीक में लगाते हैं। इसके लगाने का मेन उद्देश्य यह होता है कि किसी तरह हम इंसुलेशन के कॉस्ट को कम कर सकें। इंसुलेशन मतलब कम अगर हम यूज करेंगे तो इंसुलेशन कॉस्ट जो है हमारा वो कम लगेगा। तो लो वोल्टेज साइड को हम क्यों सबसे पहले जो हम बाइंडिंग करते हैं तो उसमें लो वोल्टेज साइड देते हैं और लो वोल्टेज साइड के बाद फिर हम हाई वोल्टेज मैंने लो वोल्टेज बाइंडिंग देते हैं, उसके बाद फिर हम हाई वोल्टेज बाइंडिंग देते हैं। तो लो वोल्टेज बाइंडिंग देने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही होता है कि उसमें जब लो वोल्टेज बाइंडिंग है तो वहाँ पर हीट कम प्रोड्यूस होगा, इसलिए हम नॉर्मल सा इंसुलेशन लगा कर भी हम जो है उसको हम उसका एक दूसरे को वर्न होने से बचा सकते हैं और उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इंसुलेशन कॉस्ट जो वहाँ पर है अगर लो क्वालिटी का होगा तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा ट्रांसफार्मर का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लो वोल्टेज बाइंडिंग जो होता है, लो वोल्टेज बाइंडिंग वह उसका जो वायर होता है वो कैसा होता है। तो उसका वायर जो होता है वो थिक होता है। कैसा होता है? थिक, मोटा होता है। अगर वायर थिक हुआ तो उसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जो एन है नंबर ऑफ टर्न जो है वो कम हो जाएगा। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताते हैं इसमें कि इसमें जो लॉसेस होता है वह दो तरह का लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। एक होता है कांस्टेंट लॉस और एक होता है वेरिएबल लॉस। तो कांस्टेंट लॉस अगर आपको पूछेगा तो कांस्टेंट लॉस जो होता है वह होता है
कौन सा लॉस? कांस्टेंट लॉस जो होता है वो होता है आयरन लॉस, यह होता है आयरन लॉस। इसको हम परमानेंट लॉस भी कह सकते हैं। तो यह लॉस जो है वो कांस्टेंट लॉस है। तो आयरन लॉस जो होता है इसमें दो आता है। आयरन लॉस में कौन कौन आता है? एक आता है हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, और दूसरा जो आता है वह आता है ईडी करेंट लॉस, ईडी करेंट लॉस, ईडी करेंट लॉस। तो ये दोनों लॉस जो है मिलकर आयरन लॉस को फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए हिस्टेरेसिस लॉस का जो फार्मूला होता है वह होता है पीएच इक्वल टू KH F BM X। इस तरीके ये जो होता है वो हिस्टेरेसिस लॉस का होता है। और यहाँ पर ईडी करंट का भी आप देख लीजिए, ये भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है ऑप्शन देके, तो आप इसको सही कर लीजिए। KE इंटू में F स्क्वायर B स्क्वायर M T स्क्वायर। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह आप देख लीजिए, जो आपके मन में भी अधिकतर बार आता होगा कि ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो केवीए में क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो यही लिख लीजिए कि ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है, ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वह किस में होता है? तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होता है वो केवीए में होता है। केवीए में होने का दो उद्देश्य है, दो कारण है। क्योंकि इसमें जो होता है वो कांस्टेंट लॉस, दो लॉस होता है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। तो कांस्टेंट लॉस जो होता है वह जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, ठीक है। और वेरिएबल लॉस जो होता है, वेरिएबल लॉस वह जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, जिसके कारण ओवरऑल लॉस को आप देखिएगा, ओवरऑल लॉस तो ओवरऑल लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो वोल्ट एम्पियर हो जाता है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो केवीए में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर। यह जो पॉइंट है यह भी इंपॉर्टेंट है, जनरल यही पूछेगा कि आपको ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या चीज में होता है, केवीए, तो उसमें आप कहिएगा केवीए में होता है। अगर कोई और अच्छा से पूछ दे कि केवीए में क्यों होता है तो आप बता सकते हैं कि इसमें दो तरह का लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस, एक वेरिएबल लॉस। तो कांस्टेंट लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है, और वेरिएबल लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इसीलिए ओवरऑल जो लॉसेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट एम्पियर हो जाता है। तो ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो टेस्ट हमारा होता है वो दो तरह का टेस्ट होता है, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, और दूसरा होता है, यहाँ देख लीजिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एक होता है ओपन सर्किट से टेस्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब दोनों के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, ज़्यादा नहीं, दो तीन पॉइंट हम सबका लिखाएंगे, आप देखिएगा। सबसे पहले हम ओपन सर्किट टेस्ट करते क्यों हैं? तो इसको करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है कि शंट ब्रांच पैरामीटर जो उसका होता है उसको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं। तो शंट ब्रांच पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए, शंट ब्रांच पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए। जबकि यहाँ पर देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि वहां पर हमको वेरिएबल लॉस जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पर लिख सकते हैं टू फाइंड वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस। तो वेरिएबल लॉस में क्या आता है? तो वेरिएबल लॉस में जो आता है वो आता है कॉपर लॉस, वो आता है कॉपर लॉस। और साथ ही साथ ओपन सर्किट टेस्ट का जो हम और एक कारण होता है इसको करने का, वो होता है कि टू फाइंड जो कांस्टेंट लॉस है, टू फाइंड कांस्टेंट लॉस, टू फाइंड कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस में क्या आता है? तो कांस्टेंट लॉस में हमारा जो आता है वो आता है कोर लॉस। वो क्या आता है? कोर लॉस। तो यह जो है आप इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद और देख लेते हैं कि इसमें जो है हम क्या करते हैं, इसका ओपन सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी
रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं, इज अप्लाइड फ्रॉम लो वोल्टेज साइड, ठीक है। और इसका जो है हाई वोल्टेज साइड को हम ओपन करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए हाई वोल्टेज साइड जो होता है इसको हम ओपन रखते हैं। लेकिन जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम रेटेड करंट को अप्लाई करते हैं। रेटेड करंट अब इज अप्लाइड, या अप्लाइड लिखे डायरेक्ट, रेटेड करंट इज अप्लाइड फ्रॉम हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। हाई वोल्टेज साइड से हम रेटेड करंट को अप्लाई करते हैं और इसका जो लो वोल्टेज साइड होता है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम वहां पर थिक कंडक्टर का उपयोग करते हैं। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह भी कभी कभी पूछ जाता है कि जो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उसमें जो हम शॉर्ट सर्किट करते हैं वहां पर किस तरह का वायर यूज करते हैं, तो वहां पर हम थिक कंडक्टर का उपयोग करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दो टेस्ट और इसमें होता है, वह हम करते हैं ट्रांसफार्मर के जो टेम्परेचर राइज होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के जो टेम्परेचर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम दो टेस्ट करते हैं। एक जो होता है वो होता है बैक टू बैक टेस्ट, एक होता है बैक टू बैक टेस्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है सैंपलर टेस्ट। ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बुलेट पॉइंट आप समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम को ऑब्जेक्टिव, बाकी जितने भी जो जेई लेवल के एग्जाम हैं वहां आपको यही क्वेश्चन में से ही मिलते हैं अधिकतर बार, क्योंकि वो बस जो क्रीम होता है वही आखिरकार पूछते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और देखते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है, यह भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। मैक्सिमम इफिशियंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का कंडीशन यही होता है कि अगर कॉपर लॉस इक्वल्स टू अगर आयरन लॉस हो जाए तब उस कंडीशन में मैक्सिमम इफिशियंसी होता है। और इसी कंडीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यह भी देख लीजिएगा कि मैक्सिमम इफिशियंसी के टाइम में जो करंट होता है वह कितना होता है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। आई इफिशियंसी के टाइम में मैक्सिमम एक करंट जो होता है उसका वैल्यू होता है रूट अंडर पी अपॉन में आर इक्विवेलेंट। यह जो है आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले एक फार्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछता है, तो वह फार्मूला है वोल्टेज रेगुलेशन। डायरेक्ट फार्मूला आपको एग्जाम में पूछ देता है कि वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर आप लिख सकते हैं नो लोड वोल्टेज माइनस में फुल लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस में फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज माइनस में फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वह जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन को हमेशा मिनिमम होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जितना कम से कम हो उतना ही अच्छा होता है, ठीक है।
अब हम चलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर पर। तो अब हम देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑटो ट्रांसफार्मर, तो हम देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका इफिशियंसी जो होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी जो होता है वो हाई होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि इसका एफिशिएंसी जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए नहीं तो अच्छा से, इसका एफिशिएंसी जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इसका जो है पर यूनिट इम्पीडेंस जो होता है वो लो होता है। इसका पर यूनिट इम्पीडेंस जो होता है वह लो होता है। पर यूनिट इम्पीडेंस जो होता है वो लो होता है। उसके बाद इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वह लो होता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वह लो होता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वह भी लो होता है। और इसमें जो है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला एक तरह से समझिए, जो कि अधिकतर बार पूछता है, वह होता है ये होता है रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यह होता है रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका यह फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ए ऑटो इक्वल्स टू वी एच अपॉन में वी एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन में एन एल। जैसे कि देखिए, यह जो है यह ऑटो ट्रांसफार्मर एक है। तो इधर साइड का जो होता है वह होता है वी एच, हाई वोल्टेज साइड, और इधर साइड को हम कहते हैं वी एल, लो वोल्टेज साइड, ठीक है। इधर जो होगा वो एन एच होगा, नंबर ऑफ टर्न। इधर जो होगा एन एल होगा, नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ पर वी एच जो है हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज है, वी एल जो है लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज है, एन एच जो है हाई वोल्टेज साइड का नंबर ऑफ टर्न है, और एन एल जो है लो वोल्टेज साइड का नंबर ऑफ टर्न है। तो यह यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला और आप देख लीजिएगा यहाँ पर, जो जिससे कि न्यूमेरिकल अधिकतर बार पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ कॉपर सेविंग। ऑटो ट्रांसफार्मर जब हम यूज करते हैं तो इसमें कॉपर मटेरियल का सेविंग होता है, तो वो कितना परसेंट होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि 1/में ए ऑटो इंटू में 100। बहुत ही इजी फार्मूला है। यहाँ पर देखिए कि कॉपर सेविंग ए ऑटो तो आप निकाल ही लीजिएगा, वी एच अपन वी एल दिया हुआ रहेगा, एन एच अपन एन एल दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से ए ऑटो निकाल लीजिएगा। उसमें आप 1/ए ऑटो करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको कॉपर सेविंग मिल जाएगा। तो यह जो था हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हम देखते हैं, चलते हैं कनेक्शन की तरफ। तो कनेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आप लिख लीजिए, डेल्टा कनेक्शन। जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी जो हम कनेक्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी क्या चीज में है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी क्या चीज में है, तो उस तरह का जो होता है उसमें देखिए क्या है कि अगर दोनों डेल्टा में रहे तब इसका उपयोग जो है वो किया जाता है थ्री फेज लोड के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और स्पेशली लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्पेशली लो वोल्टेज के लिए किया जाता है, स्पेशली एट लो वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद स्टार डेल्टा दूसरा हमारा होता है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा का उपयोग कहाँ हम करते हैं? तो स्टार डेल्टा का उपयोग हम स्टेप डाउन एप्लीकेशन में करते हैं। हम करते हैं। स्टार डेल्टा का मतलब क्या हुआ कि इसका प्राइमरी जो है वो स्टार में और सेकेंडरी जो है वो डेल्टा में है। नेक्स्ट हमारा होगा क्या? डेल्टा स्टार। तो इसका उपयोग हम स्टेप अप में करते हैं, स्टेप अप एप्लीकेशन में करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन क्या है कि आप देख लीजिए। एक्सेप्शन इसमें यह है, इसका जो एक्सेप्शन यह है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्टेप डाउन में हम यूज करते हैं, स्टेप
स्टेप डाउन में यूज करते हैं, स्टेप डाउन में यूज करते हैं, स्टेप डाउन में यूज करते हैं। किसके लिए? तो स्टेप डाउन में यूज करते हैं मिक्स लोडिंग के लिए। किसके लिए? मिक्स लोडिंग के लिए। तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। मिक्स लोडिंग के लिए हम, अगर पूछेगा आपको डेल्टा और स्टार कनेक्शन जो है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो डेल्टा स्टार का उपयोग जो है हम स्टेप अप एप्लीकेशन में करते हैं, एक्सेप्ट किस में? डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इसका उपयोग हम स्टेप डाउन में करते हैं और मिक्स लोडिंग के लिए करते हैं। अब हम चलते हैं इसका सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि पूछता है हमेशा आपको, अगर सेमेस्टर के एग्जाम देते हैं तो सेमेस्टर के एग्जाम में 4 मार्क्स, और अगर आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है। तो आप चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। तो मेन हम इसमें देखेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसका क्या कंडीशन है? पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा। तो इसका जो है वो 2 कंडीशन, एक होता है मस्ट कंडीशन जो कि बहुत ही जरूरी है, मस्ट कंडीशन, और एक होता है डिजरेबल कंडीशन। एक होता है क्या? डिजरेबल कंडीशन। तो वह भी देख लेते हैं। एक मस्ट कंडीशन हो गया यहाँ पर, यह जो हो गया वो मस्ट कंडीशन, और एक हम अपना देख लेते हैं डिजरेबल कंडीशन। क्या देख लेते हैं? डिजरेबल कंडीशन। तो दोनों से क्वेश्चन मिलते हैं, दोनों पॉइंट याद होना चाहिए अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि इसका पोलरिटीज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का पोलरिटीज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दोनों का पोलरिटीज होगा वो सेम होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। वोल्टेज रेशियो, वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए। वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेटिंग, सेम वोल्टेज रेटिंग, सेम वोल्टेज रेटिंग। उसके बाद सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद जीरो फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस। तो यह जो है वो मस्ट कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। लेकिन कुछ डिजरेबल कंडीशन है 2। इसमें से सबसे पहले है कि सेम x बाई आर रेशियो, सेम x बाई आर रेशियो, इसका सेम x बाई आर रेशियो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसके लिए देखिए फिर बताया है कि फॉर सेम पावर फैक्टर, फॉर सेम पावर फैक्टर, सेम पावर फैक्टर ऑपरेशन, सेम पावर फैक्टर ऑपरेशन के लिए x बाई आर रेशियो जो होना चाहिए वह सेम होना चाहिए। दूसरा हमारा है कि सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए, सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए, पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए, सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऑन देयर रेटिंग, सेम पर यूनिट इम्पीडेंस ऑन देयर, ऑन केवीए, ऑन केवीए बेस फॉर प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग। जो लोड शेयरिंग होगा वो एक प्रोपोर्शन में होने के लिए सेम केवीए रेटिंग होना चाहिए। उसका बेस, केवीए रेटिंग का जो बेस है केवीए बेस, वो सेम होना चाहिए। फॉर किस लिए? तो प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग के लिए, प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग के लिए, प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग के लिए उसका जो है वो ट्रांसफार्मर का केवीए बेस दोनों का सेम होना चाहिए और सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होना चाहिए। सेम पर यूनिट इम्पीडेंस किस पर होना चाहिए? केवीए बेस पर। जो उसका केवीए बेस है उस बेस पर उसका पर यूनिट इम्पीडेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्यों? ताकि वो उसका जो लोड शेयरिंग है वो एक प्रोपोर्शन में हो पाए। तो यह जो था वो है ट्रांसफार्मर का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो क्रीम था ट्रांसफार्मर का, वो यही था। अगर इसको आप 2-4 बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, और आप खुद किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखिएगा तो इसी से क्वेश्चन आपको टैली करते मिलेंगे। खास करके जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन है वो। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग हम एक सेशन लाएंगे ट्रांसफार्मर का,
जिसमें कि हम न्यूमेरिकल रिलेटेड जितने भी फार्मूले आते हैं उसको डिस्कस कर देंगे। और अगले कुछ सेशन में, 1-2 सेशन जो लाएंगे, उसमें हम जितना भी ये सब पॉइंट बताए हैं, चाहे कुछ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लाएंगे, उसमें हम 20 या 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे एक टाइम में। एक वीडियो में हम 20 से 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डिटेल सॉल्यूशन के साथ, डिटेल डिस्कशन के साथ उसको हम करेंगे। तो यह जो था हमारा आज का लेक्चर था, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। यही हम आपसे कामना करेंगे, ताकि अगर हम मेहनत करके आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो सबका भला हो, सबको कुछ ना कुछ हेल्प मिले। मैं आपका सहयोगी हूँ, बस आपको थोड़ी सी जो मेरे ख्याल से जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट आपको बताता हूँ, ताकि जो मेरे पास जो ज्ञान है वो आपके पास भी पहुँच जाए। यही हमारी कामना होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।